वो उस जगह पे मौजूद है जहां पे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया था कि जो पश्चिम बंगाल की 29 अप्रैल को चुनाव होने वाली है, यानी 27 के अप्रैल को आज के ही दिन यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इंस्टीट्यूट है यहीं से लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। यानी चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोग अपने नामों को जान सकते हैं। बाकायदा आज के दिन देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने नामों की इंक्वायरी कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले जो चरण का चुनाव था, यानी 23 अप्रैल को चुनाव था, 21 अप्रैल को लिस्ट जारी किया गया था, 138 लोगों के नाम को प्रकाशित चुनाव आयोग ने किया गया था, जिसमें से 136 लोगों के नाम को जोड़ा गया था। एक बार फिर से लोग आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जो लोग हैं एसआईआर की प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम कटा था, और वो लोग आज यानी 27 अप्रैल को पहुंच रहे हैं और 29 अप्रैल को चुनाव है। उनका चुनाव आयोग से सबसे बड़ा यही सवाल है कि चुनाव आखिर जिस तरह से लिस्ट जारी है, क्या वे लोग अपने मत का 2026 के विधानसभा चुनाव में 29 अप्रैल को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने नामों का इंक्वायरी भी कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 जोका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए यूपी के किसानों से वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर गन्ना किसानों का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर की घटना को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कल गाजीपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और उन्हें 5 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। बीते दिनों गाजीपुर में एक लड़की की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसको लेकर कई तरीके के आरोप लगे थे और बाद में समाजवादी पार्टी का पुलिस प्रशासन से टकराव हो गया था, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गाजीपुर में उनके लोगों के साथ सरकार के इशारे पर बहुत खराब व्यवहार किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भी बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ घटनाएं बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव ने आज हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाली छात्राओं को भी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हेमंता की पत्नी रिंकी भूया के पास 3 देशों का पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी आक्रामक जवाब दिया था। इससे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई थी। शनिवार को पार्टी की तरफ से कहा गया कि अपने मीडिया विभाग के प्रमुख के साथ खड़ी है, साथ ही उम्मीद जताई कि उत्पीड़न की राजनीति पर न्याय की जीत होगी। पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां होने के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। शर्मा की पत्नी रिंकी भूया ने खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गुवाहाटी में अपराध शाखा पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर सरकार ने एक कदम पीछे लिया है। यूनियन से बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने निर्णय लिया है कि अब ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया जाएगा। इस बीच जो यूनियन है और जो यूनियन से जुड़े लोग हैं उनको ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाना होगा। इस बीच आज सरकार ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त तक इनको वक्त दिया जाएगा। इसके पहले हिंदी मराठी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम
ऑटो और टैक्सी चालकों से मिलने पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में एमएनएस के कार्यकर्ता घुस गए। इसके बाद काफी बवाल हुआ। उन कार्यकर्ताओं को आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने घर पर बुलाकर सम्मानित किए, जिससे लग रहा था कि ये मामला और बढ़ सकता है। इस पर सरकार ने एक कदम पीछे लेकर फिलहाल हिंदी और मराठी का जो विवाद है उसको टालने की कोशिश की है। तो मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात के 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, जिला और तालुका पंचायतों के मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुए संपन्न। करीब 10,000 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में हुआ कैद। राज्य में करीब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने चिलचिलाती गर्मी के बावजूद बूथों पर पहुंचकर करीब 10,000 सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। जहां तालुका पंचायतों में करीब 66% वोटिंग हुई, वहीं अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में मतदान का आंकड़ा 46% ही रहा। राज्य में कुल मिलाकर 56% मतदान हुआ है। छुटपुट घटनाओं के अलावा राज्य में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कांग्रेस ने कई जगह बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया, खासकर धंधुका में ईवीएम चोरी का आरोप लगाते हुए वीडियो भी जारी किया। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्टल बैलेट से वोट डाला तो गृहमंत्री अमित शाह ने सपरिवार बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अब सबकी नजरें कल आने वाले परिणाम पर टिकी हुई है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 28 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बनारस का 54वां दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। रेल, सड़क, सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा मंडली अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास न होने पर करीब 40,000 से अधिक महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बनारस में तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के मुताबिक 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी और सख्त तैयारी की है। गली गली में हर जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि कहीं भी डर का माहौल ना हो और लोग अपने वोट देने घर से बाहर निकल सके। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। फर्जी वोटिंग रोकने और मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे चरण के लिए सुरक्षा का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटिंग में बाधा डालने या मतदाताओं को रोकने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 29 अप्रैल को होने वाले इस मतदान में 142 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राजस्थान में पहली बार अपने आधिकारिक दौरे पर आए हैं। यहां पर उन्होंने टोंक में पार्टी के हाईटेक दफ्तर का लोकार्पण करने के बाद 6 जगहों पर वर्चुअल माध्यम से पार्टी के दफ्तर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदे बताए और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताते हुए जनता से बीजेपी के लिए सहयोग की भी मांग की। साथ ही उन्होंने इस दौरान टोंक में पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के बाद सीधे जयपुर पहुंचे और जयपुर से यहां पर उन्होंने एक रोड शो किया। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक उनका यह रोड शो हुआ और इसके बाद वे पार्टी के दफ्तर में जाकर पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की और पार्टी के संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। नितिन नबीन की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली राजस्थान यात्रा है। ऐसे में उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई थी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में महिलाओं के लिए ढाल बनेगी नारी शक्ति सुरक्षा दल। जी हाँ, बिहार में अब मंचलों की खैर नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति सुरक्षा दल की तैनाती हर जगह रहेगी। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर मार्केट हो, हर जगह तैनात रहेगी शक्ति सुरक्षा दल। साथ ही अब महिलाओं और छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 9296598170 भी जारी किया गया है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जो गंभीरता है महिलाओं के प्रति, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में कोई भी महिला को आंख दिखाएगा तो हम पाताल से भी उसको खोज निकालेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा का आज विशेष इजलास चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इसका बाइकाट कर दिया। दरअसल
आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव लाया जाना था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा के साथ समानांतर अपनी विधानसभा चलाई और इसमें जैसे जैसे विधानसभा की कार्रवाई चलती है वैसे वैसे ही कांग्रेस ने यहाँ पर बैठकर अपनी कार्रवाई भी चलाई और सरकार के ऊपर तीखे तंज भी कसे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, या फिर हरियाणा के साथ साथ किसानों के मुद्दों की बात हो। और वहीं पर SYL का भी जो मुद्दा था, कांग्रेस की जो समानांतर विधानसभा थी उसमें उठाया गया। बेशक इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे, लेकिन अंदर हरियाणा विधानसभा के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दूसरे जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा अलग से चल रही थी और वहां पर निंदा प्रस्ताव के ऊपर बहस चल रही है। कैमरामैन कबीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। डीआरडीओ का नया आर्म व्हीकल्स भारतीय सेना में होगा शामिल, भारतीय सेना की ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा। ये आपको बता दें कि भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने बख्तरबल प्लेटफॉर्म यानी आर्म व्हीकल्स को बनाया है। भविष्य की युद्ध को देखते हुए इस आर्म व्हीकल्स को बनाया गया है। आपको बता दें कि इस आर्म व्हीकल्स का डिजाइन वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी VRDE ने बनाया है। डीआरडीओ ने न्यूज़ 24 से जानकारी साझा करते हुए बताया कि आर्म व्हीकल्स भारतीय सशस्त्र बलों की बदलती परिचालन जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इसका मुख्य काम इसकी उन्नत मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत 30 मिलीमीटर क्रूलेस बुर्ज लगाया गया है, जिसे 7.62 मीटर पिकेट गन के साथ एकीकृत किया गया है। इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने के लिए भी तैयार किया गया है। ज्यादा पावर वाले इंजन, स्वचालित ट्रांसमिशन से लैस ये आर्म्ड व्हीकल किसी भी सड़क पर, नदी में पथरी रास्ते हो या फिर रेगिस्तान या जलभराव वाला रास्ता या ऊंची पहाड़ी रास्ता, ये तेज गति से भागने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल से इसे लैस किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें 70% जो कलपुर्जे हैं वो आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, लेकिन भविष्य में इसका निर्माण 100% आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाने का प्लान है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पारा इस समय जो है वो 45 के आसपास पहुंच गया है। वहीं दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही है। दिल्ली का जो तापमान है वो करीब 43 डिग्री को छू चुका है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी पड़ रही है तो वहाँ लोगों को तकलीफ भी ज़्यादा हो रही है। दिल्ली की जो सड़कें हैं दोपहर में अक्सर खाली हो जा रही हैं, उसकी वजह गर्मी है। हालांकि दिल्ली NCR के कई स्कूलों का जो वक्त है वो भी बदल दिया गया है। जो स्कूल का समय है वो 7 से 12:30 तक कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी और हीट वेव चल रही है उससे असर जो है वो सीधा लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। लोग हालांकि इसके लिए सावधानी बरत रहे हैं, बिना वजह सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गर्मी है वो लोगों को लगातार परेशान कर रही है। कैमरा पर्सन पहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। रही सही कसर लू की थपेड़े पूरी कर रही हैं, यानी गर्मी और लू का डबल अटैक जो है जम्मू वासियों को झेलना पड़ रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर जो है वो भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के जम्बू जू में। तस्वीरों में आप देखिए कि जम्बू जू प्रशासन की ओर से वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बालू पर आप देखिए पानी की बौछार की जा रही है ताकि भीषण गर्मी से इन जानवरों को बचाया जाए, क्योंकि बालू जो है ये बेहद ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। और ऐसे में आपको बता दें विशेष जो डाइट है वो भी दी जा रही है, जिसमें तरबूज है, जिसमें खीरा है, पपीता है और ग्लूकोज मिलाया जा रहा है। और आप टेम्परेचर को यहाँ पर देखिए कि मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आप देखिए एयर कंडीशनर है, यहाँ पर एयर कंडीशनर इसलिए लगाए गए हैं ताकि इन बेजुबान जानवरों को भीषण गर्मी से बचाया जाए। ये कूलर विशेष लगाए गए हैं। आप टेम्परेचर देखिए, बाहर की अगर बात करें 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अंदर आप देखिए कि 26 डिग्री टेम्परेचर है। ये दिखाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इन जानवरों को बचाना है भीषण गर्मी से। लेकिन गर्मी लगातार पड़ रही है और कई जिलों में जम्मू संभाग में जो है हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, ये जानकार सलाह दे रहे हैं। लेकिन लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जो है इंसानों के साथ साथ जानवर भी झेल रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्बू जू।
कश्मीर घाटी में केवल सप्ताह भर पहले जमात इस्लामी के स्कूलों को सरकार द्वारा अपनी तहवील में लिए जाने के बाद आज एक बार फिर से सरकार द्वारा इसी तरह की बड़ी कार्रवाई दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में तब देखने को मिली जब घाटी के सबसे बड़े दारुल उलूम में से एक सिराजुल उलूम नामी दारुल उलूम को यूएपीए के तहत यहाँ जो है अनलॉफुल घोषित किया गया। अवैध घोषित करने के साथ ही यहाँ पर जो 600 के करीब छात्र पढ़ाई कर रहे थे उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि वो अपने लिए दूसरे विकल्प ढूंढे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाए। इस दारुल उलूम पर संगीन इल्जाम सरकार द्वारा जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट उनके पास पहुंची है लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस दारुल उलूम में न केवल अलगावाद विचारधारा बल्कि जमात इस्लामी और आतंकी विचारधारा भी छात्रों को पढ़ाई जा रही थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और यही कारण है कि साल 2021 में इस दारुल उलूम के 11 के करीब छात्र अलग अलग आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी बन गए थे और उसके बाद से भी लगातार यहाँ पर छात्रों को लगातार देश विरोधी जो पाठ है वो पढ़ाया जा रहा था। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से इस दारुल उलूम के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी इस पर प्रदर्शन कर रही है। तो इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जो पारिश्रमिक के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सरकारी संकल्प पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में शासकीय संकल्प पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के बंधन हेतु महिलाओं के सर्वगुण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधानसभाओं में महिलाओं को लेकर 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। और इस दौरान जब सीएम सदन में संकल्प पेश कर रहे थे, विपक्ष ने काफी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि विपक्ष का प्रस्ताव है कि 33% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए महिलाओं को, और इस पर चर्चा के लेकर इस तरह की मांग की गई। जो 2023 में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम था उसी के आधार पर 33% आरक्षण दिया जाए, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और काफी हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।